तो वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में आज हम पढ़ेंगे फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें इसे कहा जाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। दो फैराडे, डॉक्टर माइकल फैराडे ने दो नियम दिया है। एक दिया है सेल्फ इंडक्शन का नियम और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन को स्वप्रेरण कहा जाता है, स्वप्रेरण का नियम। और सेकंड जो है म्यूचुअल इंडक्शन, इसे बोला जाता है अन्योन प्रेरण का नियम। अब ये जो दोनों नियम है ये बेसिकली ट्रांसफार्मर और मोटर इन्हीं सिद्धांत पर काम करती है, चाहे ये सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर हो या थ्री फेज की मोटर हो। तो मोटर और ट्रांसफार्मर के, ठीक है, मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, ये दोनों ऐसे मशीन्स हैं और बेसिकली ये एसी मशीन की लिस्ट में आते हैं, एसी मशीन की लिस्ट में आते हैं। एसी मशीन में ट्रांसफार्मर भी आता है और थ्री फेस या सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी आती है। तो सिंगल फेस मोटर भी अलग अलग टाइप की होती है और थ्री फेस मोटर भी अलग अलग टाइप की होती है। तो इसमें फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर में देखेंगे आप तो ऑटो ट्रांसफार्मर सिंपल आपने देखा होगा, वो सेल्फ इंडक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। और वैसे ही इलेक्ट्रिकल मोटर सिंगल फेस हो या थ्री फेस हो, तो ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। अब इसका नियम क्या है, सबसे पहले तो नियम को जानेंगे। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ, हेडिंग डालिए, प्रथम नियम। यदि किसी चालक या उसकी कॉइल से जुड़ी फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एक और सेकंड नियम भी लिखते हैं इसका। सेकंड नियम बोलते जाइए, चालक या कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ, उसके बाद उस पर उत्पन्न फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। यहाँ पर एक कॉइल है, N पोल और S पोल, और यहाँ पर ये कॉइल है। ठीक है, इस टाइप से बना लो। वैसे इसका टर्न जो है फेरे इसको बड़ा बनाना चाहिए, इसके फेरे जो है ना टर्न इसको बड़े बनाना आप इस टाइप से।
इस टाइप से बनाना। ठीक है, ये है बार मैग्नेट। ये फ्लक्स फाई हो जाएगा और ये इस साइड बनेगा S, इस साइड बनेगा N। इधर से करंट फ्लो हो रही है। इसको थोड़ा सा चौड़ा बना सकते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखे, इस टाइप से, और यहाँ से इस टाइप से लाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स है, इस टाइप से आप बना सकते हैं इसको। और यहाँ पर एक मैं पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं आप, हाँ वो भी लगा सकते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो वो क्या है कि इसका जो इसमें ईएमएफ जो जनरेट होगा वो दिखाएगा, शो करेगा। जाइए, बाहर चले जाइए। ठीक है, इसमें जो N है, यहाँ N और S बना लिए। ये जो N होगा ये हो जाएगा कॉइल में फेरों की संख्या, कॉइल में फेरों की संख्या। इसका पूरा डेरिवेशन जो है, इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। फ्लक्स फाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एन नंबर ऑफ टर्न्स। दिस इज बार मैग्नेट। तो नियम ये कहता है, यदि किसी चालक या उसकी कॉइल से जुड़ी फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यदि कोई चालक या उसकी कॉइल से जुड़ी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो ये कॉइल है और इस कॉइल में इसके फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है, इस फ्लक्स फाई के मान में परिवर्तन होता है, तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। और इसी चालक या कॉइल में जो उत्पन्न ईएमएफ है, उस पर उत्पन्न फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन के दर के क्या हो जाएगा, ये समान अनुपात में होता है। तो आपने पढ़ा होगा फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू N इंटू आई, ये फार्मूला हमने देखा है। तो यही फ्लक्स है, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये क्या है, फ्लोइंग करंट। लिख लीजिए। अब इसका ईएमएफ का जो फार्मूला है, ये ईएमएफ के फार्मूले को लिख देते हैं हम। फार्मूला है ईएमएफ, या इसको आप स्मॉल ई लिखिए, इज प्रोपोर्शनल टू N फाई 1 माइनस N फाई 2 अपान हो जाएगा T। यदि इसको ऐसा ना लिखना है तो आप E भी लिख सकते हैं, और E इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा N को आप कॉमन निकालेंगे तो फाई 1 माइनस फाई 2 अपान ये T हो जाएगा। और इसका जो मान है E इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो N लिखा हुआ है ये हो जाएगा D फाई अपान DT। ये इंस्टेंट टाइम के लिए हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये N जो है ये सामने आ जाता है, E इज प्रोपोर्शनल टू N D फाई अपान DT। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं।
मतलब आपको यदि ईएमएफ पूरा नहीं लिखना है तो आप उसको सिर्फ ई से भी काम चला सकते हैं, या फिर बड़ा ई भी लिख सकते हैं आप, या छोटा ई भी लिख सकते हैं, इस टाइप से उसको। तो ये स्मॉल ई है, स्मॉल ई इज प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं उसको। अब इसमें लेंज का नियम लगा देंगे तो सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा लेंज के नियम से। किस टाइप से, ये जो हमने ई लिखा है, यदि इसी ई को ई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई अपान यदि डी टी लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह है, वेयर माइनस चिन्ह लेंज के नियमानुसार इसका विरोध करता है। तो ये जो माइनस चिन्ह है ये क्या है, लेंज के नियमानुसार जिससे उत्पन्न हुआ है ईएमएफ। तो इसमें वही लिखा है, लेंज के नियमानुसार इसका विरोध करता है, मतलब कि ईएमएफ का विरोध करता है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखिए फर्स्ट लॉ क्या दिया है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें प्रथम नियम दिया है कि यदि किसी चालक या उसकी कॉइल से जुड़ी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो किसी भी कॉइल में, यदि इसको सिंपल वे में आप समझे तो आप ऐसा समझ सकते हैं, ये एक कॉइल है और इस कॉइल में जो फ्लक्स के मान में यदि सडनली परिवर्तन होता है, ये फ्लक्स है, और इस फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन होता है, यदि किसी चालक या उससे जुड़ी कॉइल से जुड़ी फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स, यही फ्लक्स फाई है, उसके मान में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब देखिए ये कॉइल है, इस कॉइल में हमने आई करंट फ्लो किए, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। अब इसमें हम क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई देने पर क्या होता है बेटा, कि यदि हाफ साइकिल ये जो पॉजिटिव है, जब ये हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर एन पोल बनता है और इस साइड एस पोल बनता है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ एन पोल है और यहाँ एस पोल है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर जाएगी कि नहीं। अब जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस साइड एन पोल बन रहा था और इस साइड एस पोल बन रहा था, तो यहाँ पर फ्लक्स के मान में जब बढ़ोतरी होती है तो 0 से 90 डिग्री तक फ्लक्स के मान में बढ़ोतरी होती है, मतलब मैक्सिमम होता है, और फिर 90 से फिर 0 हो जाता है तो फ्लक्स के मान में कमी आ जाती है। वैसे ही अब नेगेटिव हाफ साइकिल वैसा ही चलेंगे आप, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आप हाफ पार्ट एरिस का लेते हैं, तो यहीं 0 से 90 डिग्री तक यहाँ पर करंट का जो मान है वो मैक्सिमम होता है। तो उस समय फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा, क्योंकि साइकिल चेंज हो गया। यहाँ पहले पॉजिटिव साइकिल चल रही थी, अब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल चल रही है, तो नेगेटिव साइकिल में इसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो साइन चेंज होने पर इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, तो इस साइड में एस पोल आ जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा, एन पोल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ऐसा, क्योंकि जब इस दिशा में, मतलब इस लेफ्ट साइड से जब करंट फ्लो होती तो उस साइड में एन पोल बनता था और राइट साइड में एस पोल बनता था। लेकिन अब साइकिल नेगेटिव होने के कारण इस दिशा में, अब यहाँ से देखेंगे तो इस टाइप से भी समझ सकते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल हो गई। तो नेगेटिव साइकिल होने के कारण इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो जहाँ एस है वहाँ एन हो जाता है और जहाँ एन है वहाँ पर एस हो जाता है। तो इसी की वजह से इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है।
और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो जहाँ पर भी किसी कॉइल में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा वहाँ पर उस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा। ये नियम है, फर्स्ट नियम। अब यही जो है ईएमएफ है, सेकंड नियम में ये कहता है कि इस चालक या कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ, मतलब इस कॉइल में जो ये ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उस पर उत्पन्न फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो इस ईएमएफ पर ये उत्पन्न जो फ्लक्स है इसी के दर के क्या होता है, समान अनुपात में होता है, ये बोला गया है। तो ये जो ई लिखा है ये एक्चुअल में क्या है, ईएमएफ है, और उसके द्वारा जो उत्पन्न है इसमें ये जो फ्लक्स है डी फाई अपॉन डी टी, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में समान अनुपात में होते हैं, क्योंकि इसके बीच में ये जो प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल को यदि हम हटा दें, ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एन डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये बराबर का ही चिन्ह हो गया, इसीलिए ये दोनों क्या हुए, समान अनुपात में हुए। तो यहाँ पर वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो ईएमएफ है इसमें इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन जो हुआ है, जो उत्पन्न फ्लक्स है इसके समान अनुपात में होता है, और इसमें जो सामने आप साइन लगाते हैं ये लेंज के नियम के अनुसार ये जो उत्पन्न ईएमएफ है इसे क्या कहेंगे हम, उत्पन्न ईएमएफ। ये उत्पन्न ईएमएफ इस फ्लक्स के मान, ठीक है, ये जो उत्पन्न ईएमएफ है इसमें सामने जो चिन्ह लगा है वो लेंज के नियम के द्वारा ये जो उत्पन्न ईएमएफ है उसी में लेंज के नियम के द्वारा जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का क्या करता है, ये विरोध करता है, ये इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से चालक या कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ उस पर उत्पन्न फ्लक्स फाई के परिवर्तन के दर के समान अनुपात में या समानुपाती होता है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। इसमें जो n लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कॉइल के फेरों की संख्या को शो करता है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। इतना लिख लिए होंगे तो आप, मैं मिटा दूँ, लिख लिए क्या, इसको मिटा दूँ क्या, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। 1000 टर्न की कॉइल के 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 पास से एक चुंबक को 0.5 सेकंड में हटाने पर कॉइल की फ्लक्स 1 वेबर से 0.6 वेबर को WT लिखते हैं ना, वेबर हो जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ का मान ज्ञात करो। चलिए इसको सॉल्व कैसा करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसा करेंगे। हमारे पास क्या क्या दिया है, गिवन दैट हमारे पास n का मान दिया है 1000 टर्न दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया है कि
कॉइल 1000 टर्न की कॉइल के पास से एक चुंबक को 0.5 सेकेंड में हटाने पर तो फ्लक्स φ1 का मान और फ्लक्स हटाने पर कॉइल की फ्लक्स 1 वेबर से 0.6 वेबर हो जाती है। तो उत्पन्न ईएमएफ का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास φ1 का मान दिया है और φ2 का मान दिया है, n का मान दिया है, फार्मूले में मान रखना है और आंसर निकालना है। फार्मूला लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू एन φ1 माइनस φ2 अपान टी। टाइम कितना दिया हमारे पास, 0.5 सेकेंड दिया है। फ्लक्स φ1 का मान कितना दिया है, 1 वेबर से। तो φ1 का मान φ1 माइनस φ2, तो 1 वेबर, φ1 का मान हो जाएगा 1 वेबर एंड φ2 का मान कितना हो जाएगा 0.6 वेबर। अब मान रख दीजिए इस फार्मूले में, निकल जाएगा। या ऐसा नहीं रख सकते तो इसको यहाँ से बराबर कर दो। E इज इक्वल टू, अभी तो इसको हटा दो, n का मान कितना दिया है 1000, φ1 का मान कितना दिया है 1 वेबर, ठीक है, और φ2 का मान 0.6 वेबर, ठीक है। ये इसको भी यहाँ वेबर लिख लेते हैं ना, 1.00 लिख दिए मतलब 1 ही वेबर है, और ये 0 पॉइंट में इसलिए 6 वेबर लिख दिए। और टी का मान कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। 1000 जैसा का वैसा दिया हुआ है, इसे गुणा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं, और ये 0 ये पॉइंट से पॉइंट काट दें हम, कट गया पॉइंट से पॉइंट। अब ये 5 से कितने बार कट जाएगा, 5 दूआ 10, ये 200 बार हो गया। अब ये कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 दूआ क्या हो गया, ये इतना आंसर आएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक या उसकी फ्लक्स के कॉइल जो है फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ये बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाए हैं, यहाँ पर सामने क्या है, ये मैग्नेट है और मैग्नेट के पास में क्या रखी है, कॉइल रखी हुई है। तो जब भी हम इसमें इस कॉइल में उसके पास में मैग्नेट रखा जाता है और इसमें सप्लाई दिया जाता है, देखो इस कॉइल में हमने सप्लाई दिया हुआ है, इसके पास मैग्नेट रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें भी पोल और इसमें भी पोल बन रहे हैं, तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। अब देखो यहाँ पर ये जो फ्लक्स के मान में जब भी परिवर्तन होता है तब ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यही ईएमएफ, जब लेंज का नियम पढ़ोगे ना, तो लेंज के नियम में यही सेल्फ इंडक्शन फैराडे का और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों नियम इसमें फिर काम करेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक लॉ बताया आपको कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है। जब आप सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें इस कॉइल में जब भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ है तब ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, और ये नियम यदि नहीं होता तो मोटर बनती नहीं। डीसी मोटर में भी वही होता है, डीसी जनरेटर में वही होता है। डीसी जनरेटर का नियम क्या कहता है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में नियम ये है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है, देखो जनरेटर का भी नियम वही है, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में फ्लक्स के कटने के कारण उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगता है, और यहाँ पर ही फ्लक्स कट रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है।
मतलब फ्लक्स के मान में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन ही हो रहा है, और उस परिवर्तन के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, ये डीसी जनरेटर के लिए है। ये जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताई है डीसी जनरेटर के लिए है। लेकिन अल्टरनेटर की जब बात करते हैं तो अल्टरनेटर में हम फ्लक्स को घुमाते हैं, ठीक है, और डीसी जनरेटर में आर्मेचर को घुमाते हैं। आर्मेचर रोटेट करता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। लेकिन आप अल्टरनेटर की बात करेंगे तो अल्टरनेटर में हम फ्लक्स को घुमाते हैं। फ्लक्स जितनी तेजी से घूम सकता है उतनी तेजी से आर्मेचर नहीं घूम सकता। इसीलिए डीसी जनरेटर जो होता है ये एक कांस्टेंट स्पीड के बाद में इसको हम नहीं घुमा सकते और इससे इलेक्ट्रिसिटी उतनी प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, डीसी जनरेटर में यदि हम आर्मेचर को जितनी तेजी से घुमाएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन अल्टरनेटर में हम फ्लक्स को जितनी तेजी से घुमाएंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो फ्लक्स के मान में हम जितना परिवर्तन करेंगे, रैपिडली चेंज करेंगे, फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे पास एक अल्टरनेटर है और एक जनरेटर है। जनरेटर का जो रोटर होता है उस रोटर को हम घुमाते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स कटता है, फ्लक्स कट होता है, और फ्लक्स कट होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, बिजली पैदा होती है। अल्टरनेटर में क्या करते हैं, हम सीधे फ्लक्स को ही घुमाते हैं। कहने का मतलब यह है, इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन किसके माध्यम से करते हैं, जो रोटर पार्ट है अल्टरनेटर के अंदर, ये बाहर वाला भाग हो गया, अंदर वाला भाग रोटर वाला हो गया। तो ये रोटर को घुमाते हैं हम, जितनी तेजी से रोटर घूमता है तो यहाँ पर फ्लक्स के मान में उतनी तेजी से परिवर्तन होता है, और उतनी तेजी से जितनी तेजी से परिवर्तन होगा उस हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। यहाँ पर हम अपोजिट कर रहे हैं, यहाँ पर हम रोटर को घुमाते हैं। रोटर जितनी तेजी से घूमेगा, मतलब आर्मेचर जितनी तेजी से घूमेगा तो फ्लक्स कटेंगे, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा डीसी जनरेटर में। लेकिन अल्टरनेटर में हम सीधे फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें जितने ज़्यादा फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। मतलब ये जो नियम है, यहाँ वाला नियम हम अल्टरनेटर में लगाते हैं। जितने ज़्यादा इस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतनी ईएमएफ जनरेट होगी, और डीसी जनरेटर में जितना फ्लक्स कटेगा उतनी ईएमएफ जनरेट होगी। जितनी तेज़ी से फ्लक्स कटेगा उतनी ईएमएफ जनरेट होगी। यहाँ पर ये नियम है, और यहाँ पर अल्टरनेटर में दूसरा नियम है। यहाँ फ्लक्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम फ्लक्स को काटते हैं तब ईएमएफ बनता है, और यहाँ पर फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। दोनों में अंतर है। इसीलिए ये जो अल्टरनेटर है ये एक सिंक्रोनस मशीन होती है और जनरेटर डीसी मशीन होती है। दोनों के मान में परिवर्तन, बहुत सारा चेंजेस है दोनों के मान में। ये दोनों नॉट इक्वल टू, अल्टरनेटर इज़ नॉट इक्वल टू डीसी जनरेटर। मतलब अल्टरनेटर जो है वो डीसी जनरेटर की तरह वर्क नहीं करता। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल ही अलग है और अल्टरनेटर का प्रिंसिपल ही अलग है दोनों का। हाँ, जनरेटर में भी हम रोटर को ही घुमाएंगे और अल्टरनेटर में भी हम रोटर को ही घुमाएंगे, तब ही दोनों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी 101%। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? बोलो हाओ। नियम, किसी कॉइल के, ये जो कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगी, ईएमएफ जनरेट होगी, और ये ईएमएफ उस फ्लक्स के, जो परिवर्तित फ्लक्स है वो उसके समानुपाती होगी। तो जब भी किसी कॉइल में उस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कॉइल में फ्लक्स कब उत्पन्न होगा, अरे जब उसको सप्लाई देंगे हम। तो जब किसी कॉइल में उत्पन्न फ्लक्स, तो वैसे ही यहाँ पर भी ये जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर के रोटर में एक वाइंडिंग होती है, उसको हम सप्लाई देते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देती है। उसका भी एक नियम है। मतलब
बिजली को उत्पन्न करने के लिए हमें स्टार्टिंग में बिजली की ही आवश्यकता होती है। इस बात को झूठला नहीं सकते आप। हम थर्मल पावर प्लांट में जब ट्रेनिंग किए वहाँ पर भी देखे तो हमने बोले सर बिजली को उत्पन्न करने यहाँ तो बिजली दी जा रही है। हाँ बोले बिल्कुल सही है। तो अल्टरनेटर जो होता है, अल्टरनेटर के रोटर पार्ट को सप्लाई दिया जाता है पहले उसके पोल को एक्साइटेड करने के लिए, और तब कहीं जाकर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तब वो ईएमएफ जनरेट करके देता है। तब हमें आउटपुट के रूप में 11 kV प्राप्त होता है, 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट प्राप्त होता है। आप कहीं से न कहीं से ट्रेनिंग जरूर करना, जनरेशन कहीं से, या तो आप किसी प्लांट से ट्रेनिंग कर लेना, ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने थर्मल से 2009 में थर्मल पावर प्लांट बैतूल सारणी से ट्रेनिंग किया था 2009 में। कितने साल हो गए? और 2009 में मैंने किया था 2008 में बरगी डैम जबलपुर से किया था। 2008 में 10 लड़के गए थे, 10 के 10 गए थे पूरे के पूरे। बरगी डैम से ट्रेनिंग किए थे हमने। बरगी डैम का पूरा फंक्शन मालूम है हमको। हमें सब बोर्ड में समझा देंगे बरगी डैम में कैसे बिजली उत्पन्न होती है, लो हेड का है क्या, मीडियम हेड का है, हाई हेड का है, वहाँ पर जो टरबाइन लगी है वो कैसी लगी है। हम टरबाइन के लास्ट ग्राउंड लेवल में भी गए हैं।